नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आप जो है, सबसे पहले मैं आप लोग को कांग्रेचुलेसन भी करता हूं कि आप जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा पास करके आप अपने ब्रांच में एडमिशन ले चुके हैं। और आप अपने ब्रांच में बढ़िया कीजिए। इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए जो आपको सिलेबस एसबीटी ने दिया है, उसमें आपका जो सिलेबस दिया है उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये आपके जो नया सिलेबस जो आया है उस पे बेस्ड है, आपके नए सिलेबस पे जो आपका 24 से 27 तक चलेगा। और ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच लिए हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम लोग समझेंगे। पहले ये सब्जेक्ट क्या है। फंडामेंटल मतलब आपका आधारभूत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। देखिए, बात यहाँ पे ये हो जा रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा ब्रांच तो सिविल इंजीनियरिंग है, तो हमको फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्यों पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। देखिए, आज जो भी काम होता है, जो भी आपका, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग का काम कीजिएगा या कोई दूसरे ब्रांच के लोग हैं वो अपने काम करेंगे, लेकिन एक आपका पहले भी ये चलता था, एक कनकरेंट इंजीनियरिंग नाम से एक सिलेबस चलता था। कनकरेंट इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरों का ग्रुप। कनकरेंट फोर्स का नाम आप अभी नहीं सुने होंगे। कनकरेंट फोर्स होता है मतलब एक ही पॉइंट पर लगने वाला फोर्स। तो उसी तरह से इंजीनियरिंग में एक कनकरेंट इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पे सिविल इंजीनियर क्या सोचता है, एक पॉइंट पे मैकेनिकल इंजीनियर क्या सोचता है, एक पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या सोचता है। मतलब प्रॉब्लम आपका एक ही है। सिंपल सा आप एग्जाम्पल यदि देना चाहें तो एक ही प्रॉब्लम है, उसको किसान कैसे सोच रहा है, उसको इंजीनियर कैसे सोच रहा है, उसको डॉक्टर कैसे उस प्रॉब्लम को लेकर के सोच रहा है। तो सब लोगों का थॉट अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा। यही बात यहाँ पे होता है कि आपका एक ही चीज है, एक ही प्रॉब्लम है। उसमें सिविल अपने हिसाब से सोच रहा था, मैकेनिकल अपने हिसाब से सोच रहा था, इलेक्ट्रिकल या जो भी और भी ब्रांचेज है सब अपने अपने हिसाब से सोच रहा था। तो आपको बेसिक बात पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सोचेगा उसके बेसिक बात आपके दिमाग में भी है, तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग सोचिएगा। आप अपना ब्रांच तो पढ़ ही रहे हैं, पूरा थ्रू आउट पूरा 3 साल पढ़िएगा ही, लेकिन आप फंडामेंटल जान रहे हैं तो आप मैकेनिकल की तरह ही सोचिएगा। और मैकेनिकल और सिविल जो है आपका थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ब्रांच है, तो इसीलिए आपको फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है। आपके मैकेनिकल वाले ग्रुप को भी, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को भी आपका सिविल से रिलेटेड चीजें पढ़ाया जाता है, ताकि वो भी फंडामेंटल बात को, जो आधारभूत बात है उसको समझें। समझ गए। तो ये आपका एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आधारभूत है। आधारभूत मतलब बेसिक बात है, बेस है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि इसमें हम लोग को सर पढ़ना क्या है। तो पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 1 जो है उसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स आप यदि 11th-12th किए होंगे तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ये दरअसल में ग्रीक वर्ड है, और एक ग्रीक वर्ड नहीं है, 2 ग्रीक वर्ड से मिला है थर्मोडायनेमिक्स। एक आपका थर्मो और दूसरा जो है डायनेमिक्स, ये 2 ग्रीक वर्ड है। थर्मो का मतलब होता है आपका हीट, क्या होता है, हीट। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मैटर इन मोशन, मैटर इन मोशन, मैटर इन मोशन। समझ गए। तो मतलब आपके हीट के कारण किसी भी मैटर में यदि गति आ रहा है, गति हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। मतलब आप हीट से रिलेटेड चीजों को पढ़िएगा। इसमें आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है कि इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड में थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है। रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड। मतलब आप इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड में थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है, तो वो रोल को जानना है। मतलब इसकी भूमिका क्या है, क्यों हमको थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ाया जा रहा है। तो भाई आप ऐसा समझिए कि आप मान लिया जाए एक रूम बनाना चाहते हैं जहां पे सनलाइट का फर्क कम पड़े, मतलब धूप न लगे। तो वैसे रूम को ठंडा करने के लिए आप कैसे रोक पाइएगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो, उसको कैसे बना पाइएगा। या हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे आग जला रहे हैं और वो दूसरे इंड तक उसको गर्म करे, तो ये कैसे होगा। जब आप थर्मोडायनेमिक्स जानिएगा तब ना। तो इसका बहुत सारा आपका डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, तरह तरह के चीजों में आप हम लोग समझेंगे कि इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड में थर्मोडायनेमिक्स का क्या
महत्व है। जैसे सिंपल सा आपको मान लीजिए बुखार मेजर करना है तो थर्मामीटर आप यूज करते हैं, तो थर्मामीटर जो है वो आपका कैसे बुखार को मेजर करता है, कैसे आप उससे रिलेट कर पाते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, ये थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होगा। तो ये मेडिकल फील्ड में भी आपका जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स। दवाइयां जहां बनता है यानी कि आपका जो फार्मा इंडस्ट्री है वहां पे भी जरूरी है। आपका इंडस्ट्री जो है मैकेनिकल इंडस्ट्री है, सिविल का जो वर्क चल रहा है, सब जगह काम है और उस सारे जगह पे हम इसके रोल को समझेंगे, इसकी भूमिका को हम लोग समझेंगे। उसके बाद आगे इसमें आपको टॉपिक जो पढ़ना है पहला यूनिट में ही, उसमें हम लोग को आगे के टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो प्रॉपर्टी है, सिस्टम है, पाथ है, प्रोसेस है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद इंथैल्पी और इंट्रोपी के कंसेप्ट को समझेंगे, प्रॉपर्टीज भी जानेंगे कि आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। तो इस सारी बातों पे चर्चा होगा आपका। इसी यूनिट में आपको लास्ट में जो टॉपिक पढ़ना है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड पढ़ना है, कि मतलब आपका उष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है, हीट जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफर होगा। तो उसका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है यानी कि टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो है 3 तरह का है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है और रेडिएशन में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, इसको बेसिक चीजों से, बेसिक बात को हम लोग एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि फिजिकल कांटेक्ट के कारण कंडक्शन में आपका हीट का ट्रांसफर होता है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब है कि जैसे ये गर्म है और हाथ को हम टच किए इसमें, तो यहां से हाथ में हमारा हीट का ट्रांसफर होगा और हाथ जलेगा, है ना। तो ये फिजिकल कांटेक्ट के कारण हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कि कंडक्शन के कारण हीट का ट्रांसफर हुआ। आग यहाँ पे जल रहा है और हाथ ऐसे करते हैं, हाथ हमारा गर्म होता है, यानी कि आग जल रहा है और हमारा हाथ को गर्म कर रहा है, तो ये किस विधि के द्वारा, तो ये रेडिएशन के द्वारा हमारे हाथ को गर्म कर रहा है। हम टच नहीं कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूर रखे हुए हैं। आग जल रहा है, गर्मी के मौसम, ठंडा के मौसम में आग जलता है, आप ऐसे हाथ किए रहते हैं, हाथ गर्म हो जाता है, आपको हटाना पड़ता है। ये क्यों होता है, तो कन्वेक्शन की वजह से हाथ गर्म हुआ, समझ गए। उसी तरह से ये आपका रेडिएशन के वजह से, रेडिएशन के वजह से आपका हाथ गर्म हुआ। तीसरा जो है वो आपका क्या आता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है जनरली फ्लूइड में होता है, जनरली फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर जो होगा वो किसके विधि से होगा, कन्वेक्शन के विधि से होगा। फ्लूइड कहने का मतलब है आपका लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड और गैस, समझ गए। तो ये आपका है और इसी के बाद आपका पहला यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा और हम लोग आ जाएंगे सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में, इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, इंटरनल कंबशन इंजन का ये फिगर है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे इंजन के बारे में कि इंजन क्या होता है। भाई आप समझते होंगे या अभी आप 10th क्लास 11th क्लास करके आए होंगे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इंजन का नाम तो आपने बहुत बार सुना हो गया, चाहे आप बाइक रखे हुए होंगे, कार रखे हैं, ट्रैक्टर रखे हैं, ट्रक रखे हैं, बस रखे हैं, सब में इंजन लगा हुआ रहता है। या ऐसे फीटर इंजन वाला सुने होंगे जो गांव में आपका घर होगा तो जनरेटर चलाने के लिए यूज होता है इंजन, या सिंचाई के लिए पहले यूज होता था, अब न के बराबर होता है, अब सिंपल सा मोटर से लोग जो है सिंचाई करते हैं खेत का और खेत को पटाते हैं, है ना। तो ये बात, तो ये जो है इंजन क्या होता है, इंजन के बारे में समझेंगे। इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है भाया हीट एनर्जी, भाया हीट एनर्जी। आपका इंजन इज ए डिवाइस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क भाया हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी से होते हुए मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। पूरी बढ़िया तरीका से हम बताएंगे कि ये इंजन कैसे काम करता है, वर्किंग को समझेंगे। इंजन का पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो इसमें आपका 2 स्ट्रोक इंजन आ जाएगा, 2 स्ट्रोक इंजन, और आपका 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन को समझेंगे। अब ये दोनों में आप दो टाइप कर सकते हैं, एक आपका एसआई इंजन होता है, एसआई इंजन होता है, और दूसरा जो होता है सीआई इंजन होता है, सीआई इंजन होता है। इसमें भी आपका 2 तरह का क्लासिफिकेशन होगा, एसआई और सीआई। एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मतलब भाई स्पार्क इग्निशन इंजन कहने का मतलब हो गया आपका सिंपल पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन मतलब पेट्रोल एज ए इसमें फ्यूल जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, पेट्रोल यूज करेंगे। मतलब जैसे बाइक,
बाइक में आप फ्यूल क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं। जैसे कार में आप क्या डालते हैं? फ्यूल। तो आप पेट्रोल डालते हैं। तो ये सब आपका क्या है? पेट्रोल इंजन से एसआई इंजन है। मतलब जो पेट्रोल से गाड़ी चलने वाला आप देख रहे हैं वो सब कैसा इंजन है? एसआई इंजन है। एसआई इंजन का मतलब क्या हो गया? स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है। उसके बाद सीआई इंजन, सीआई का मतलब हो गया कंप्रेशन इग्निशन इंजन। मतलब उसमें जो फ्यूल का कंबशन होगा कंप्रेस करने से के वजह से होगा। और ये जो आपका इंजन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? डीजल इंजन रहेगा। मतलब डीजल इंजन इसको बोल सकते हैं आप। इसको आप क्या बोल सकते हैं? डीजल। डीजल इंजन। डीजल इंजन का मतलब क्या हो गया? जो आप जिसमें आप एज ए फ्यूल जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? डीजल ऑयल यूज कर रहे हैं। डीजल ऑयल मतलब डीजल ऑयल यूज कर रहे हैं तो डीजल ऑयल से आपका इंजन चलेगा। मतलब जैसे आपका बस हो गया, ट्रक हो गया, जो भी आप ट्रैक्टर देखते हैं, भारी वाहन, मतलब हैवी व्हीकल जो देख रहे हैं, हैवी व्हीकल, भारी वाहन जो आप देख रहे हैं, वो सब जनरली जो है डीजल इंजन का ही होता है। डीजल मतलब एसआई इंजन, आपका सीआई इंजन ही होता है। एसआई इंजन जो होता है लाइट इंजन में होता है। लाइट इंजन मतलब आपका हल्के वाहन के लिए, जैसे आपका क्या हो गया? बाइक हो गया, आपका कार हो गया, ये सब क्या है? लाइट व्हीकल इंजन है। लाइट व्हीकल इंजन। और हैवी व्हीकल इंजन जो है उसमें हम लोग हमेशा जो है डीजल इंजन का, डीजल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंजन के बारे में हम लोग समझेंगे। 4 स्ट्रोक कैसे काम करता है, 2 स्ट्रोक कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक कैसे काम करता है, एसआई इंजन कैसे काम करेगा, सीआई इंजन कैसे काम करेगा, दोनों में आपको समझेंगे एसआई और सीआई इंजन कैसे काम करता है। समझ गए? इसके वर्किंग को समझेंगे। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर 4 स्ट्रोक क्या है, 2 स्ट्रोक क्या है। अभी जो इंजन चलता है वो कौन सा स्ट्रोक है सर? तो उसका अभी हम बेहतरीन आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन। अभी जो भी आप इंजन रोड पे देखते हैं, चाहे वो आपका कार का हो, बाइक का हो, जो भी होगा, सब जनरली 4 स्ट्रोक इंजन होता है। अब 4 स्ट्रोक इंजन में सर कैसे पावर जनरेट कहां पे होता है सर, और पावर चक्का तक यानी कि व्हील तक पावर कैसे पहुंचता है, इस बात पे चर्चा करेंगे हम लोग। मतलब पावर के लिए हम लोग समझेंगे बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं, बीपी बढ़ गया वो वाला नहीं। आपका क्या हो गया? टर्म को समझना है। बीपी का मतलब है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर, कितना एचपी का ब्रेक पावर है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि ब्रेक पावर क्या होता है। समझ गए? उसके बाद आपका फ्रिक्शनल पावर क्या होता है, समझ गए? उसके बाद आपका जो इफिशियंसी है, थर्मल इफिशियंसी, इंजन का जो थर्मल इफिशियंसी है उसके बारे में समझेंगे कि थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, इंजन का इफिशियंसी क्या है, दक्षता क्या है, मतलब इंजन को हम कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना कितना हमको आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट अपॉन में इनपुट के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका इफिशियंसी बोलेंगे। तो इफिशियंसी को समझेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में हम लोग को पढ़ना है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के बारे में। रेफ्रिजरेशन आप जानते होंगे, जो घरों में फ्रिज जिसको बोलते हैं, फ्रिज जिसमें आप ठंडा करने के लिए चीजों को रख देते हैं, जैसे पानी, आप गर्मी का मौसम है, पानी का बोतल रखिए, ठंडा बोतल आपको मिल जाएगा, है ना। तो फ्रिज के बारे में, यानी कि उसको टेक्निकल टर्म में फ्रिज नहीं बोला जाता है, रेफ्रिजरेशन बोला जाता है। तो रेफ्रिजरेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। रेफ्रिजरेशन के बारे में समझने में रेफ्रिजरेंट जो होता है उसके बारे में जानेंगे कि रेफ्रिजरेंट कैसे होता है, इसका यूनिट क्या होता है, आपका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ये सारे टर्म को हम लोग समझेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में हम लोग को पढ़ना है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। मतलब आप तो समझ होंगे ना, एसी रूम है, एसी गाड़ी है, कैसे एसी काम करता है भाई, विंडोज एसी क्या होता है, आपका रूफ एसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे एसी काम करता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा यूनिट आपका समाप्त होगा। उसके बाद दूसरा यूनिट समाप्त होगा और हम लोग तीसरे यूनिट में आएंगे। और तीसरा यूनिट जो आपका रहेगा वो आपका है इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल में आप मटेरियल समझते हैं। मटेरियल मतलब आपका ये हो गया कि मतलब द्रव्य कौन सा है, मतलब आपका मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल है, नॉन मेटल, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल में आपका ब्रॉन्ज है, ब्रास है या स्टील है, मेटल स्लज है, ये सब जो है आपका क्या है, मेटल है। पढ़ेंगे हम लोग मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, आप कैसे समझिएगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, इस सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉन मेटल में आपका सिलिकॉन है, एंटीमनी है, सल्फर है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। समझ गए? तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि मेटल का, नॉन मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगा, प्लास्टिसिटी आ जाएगा, डक्टिलिटी आ जाएगा, मेलाबिलिटी आ जाएगा, टफनेस आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा, ये सब जो है, क्रिप आ जाएगा, फटीग आ जाएगा, ये सब जो है आपका क्या है, सब एक तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का। मतलब कौन सा प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, हार्डनेस किसके कारण, हार्डनेस बढ़ने के कारण क्या होगा,
टफनेस बढ़ने के कारण क्या होगा, डक्टिलिटी के कारण क्या होगा, मेलाबिलिटी के कारण क्या होगा, समझ गए। फटिग फेल्यूर क्या होता है, फटिग कैसे होता है, क्रीप कैसे काम करता है, ये सब चीज के बारे में आप समझने लगिएगा, सब चीज के बारे में आप समझने लगिएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझिएगा, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझिएगा। तो ये तीनों टाइप के प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका यूनिट जो है, यूनिट नंबर 3 इंजीनियरिंग मटेरियल जिसका नाम है, ये आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इंजीनियरिंग मटेरियल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथा यूनिट में आएंगे, और चौथा यूनिट जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मशीन टूल। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मशीन टूल मतलब बेसिक बातों को आपको जानना है कि कौन से मशीन है और एक कौन सा मशीन क्या काम करता है, उसका ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मतलब ये मशीन करता क्या है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने जो आपको पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया गया है, उस मशीन को यहाँ पे एक बार झलक दिखाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद आप जब पढ़िएगा तो इसके हर पार्ट्स को खोल करके हम अलग अलग करके आपको दिखा देंगे कि कौन सा पार्ट्स है, कैसे ये अरेंज रहता है और कैसे काम करता है। ये आपका लेथ मशीन है, ये आपका ड्रिलिंग मशीन है। लेथ मशीन आपका बहुत तरह का ऑपरेशन करता है, फेसिंग करता है, नर्लिंग करता है, आपका स्टेप टर्निंग करता है, टर्निंग करता है, टेपर टर्निंग करता है, समझ गए, थ्रेडिंग करता है, बहुत तरह का ऑपरेशन करता है। तो ये आपके इसके ऑपरेशन के बारे में समझेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य करने का सिद्धांत क्या है, उस पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, ड्रिल करने वाला मतलब होल से रिलेटेड ऑपरेशन करता है। ड्रिलिंग करेगा, ड्रिलिंग के बाद आपको इसमें इसी में आपका क्या हो जाएगा, आपका ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग कर सकते हैं, टेपर आपका काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, काउंटर टेपिंग कर सकते हैं। ये सब चीज को इससे मशीन से हम लोग ड्रिलिंग मशीन से परफॉर्म करेंगे। और ये आपका ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन एक तरह का फिनिशिंग मशीन है। ये आपका बहुत कम अमाउंट का मटेरियल को रिमूव करके, मतलब हल्का मटेरियल को रिमूव करके ये क्या करेगा, फिनिश करेगा। मतलब आपके सरफेस पे यदि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, मतलब आपका रफ सरफेस है, आप इससे रगड़ करके क्या कर सकते हैं, ये घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन कीजिएगा, ये घूमेगा, आप इससे या इससे रगड़ करके, इससे थोड़ा ज्यादा और इससे थोड़ा कम, मतलब वो दो अलग अलग आपका ये ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ रहता है, जो अब्रेसिव मटेरियल का, अब्रेसिव पार्टिकल का ग्राइंडिंग व्हील होता है। ये आप देखे होंगे, चाकू का धार तेज करने वाला या आप किसी चीज का धार तेज करवाने के लिए जाते हैं तो इसी मशीन का इस्तेमाल करता है। तो ये ग्राइंडिंग मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन क्या क्या करता है, कौन कौन सा ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक मिलिंग मशीन का फिगर लगा हुआ है। मिलिंग मशीन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। मिलिंग मशीन कैसे काम करता है, इसमें आपका एक अर्बर है, अर्बर में आपका एक कटर लगा हुआ रहता है, कटर लगा हुआ रहता है। एक कटर यहाँ पे आपको वर्कपीस को रखना है, कटर आपका रोटेट करेगा और वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करके आपको डिजायर शेप मिलेगा। डिजायर शेप मतलब आप जैसा शेप चाहते हैं, महत्वाकांक्षी शेप। आपका महत्वाकांक्षा क्या है, आप डिजायर का मतलब क्या होगा, महत्वाकांक्षा। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसके अनुसार आपको ये शेप मिलेगा। तो ये आपका मिलिंग मशीन का हो जाएगा। इस सब के ऑपरेशन के बारे में, इस मशीन के बारे में जानना है और इसके ऑपरेशन के बारे में जानना है। उसके बाद भी ये यूनिट खत्म नहीं होगा। इसके बाद हम लोग को जानना है जोड़ने वाला मशीन। जोड़ने वाला कौन कौन सा ऑपरेशन है, जोड़ने वाला मतलब आपका परमानेंट ज्वाइंट करने वाला, जैसे बेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, इसके बारे में। तो ये आपका देखिए यहाँ बेल्डिंग करते हुए एक फोटो लगाए हैं, बेल्डिंग, ये आपका क्या कर रहा है, व्यक्ति बेल्डिंग कर रहा है। तो बेल्डिंग को हम लोग समझेंगे, बेल्डिंग कितने तरह का होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे आर्क बेल्डिंग क्या होता है, आपका सिम बेल्डिंग क्या होता है, आप पढ़िएगा थर्मिट बेल्डिंग क्या होता है, आप पढ़िएगा MIG बेल्डिंग क्या होता है, मतलब मेटेलिक इनर्ट गैस बेल्डिंग क्या होता है, आपका TIG बेल्डिंग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डिंग क्या होता है। गैस बेल्डिंग सिंपल सा क्या होता है, कौन से सिलेंडर में का कलर कैसा होता है, जैसे ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर आप यूज करके आप गैस बेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है। और ये बात हम आपको पढ़ाने के क्रम में हर बात को डिटेल्स में एक एक करके बताते जाएंगे। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग भी आप देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान को आप जोड़ते हुए देखे होंगे तो वहां पे सोल्डरिंग करता है। सोल्डरिंग में कौन से सोल्डरिंग, आपका सोल्डर का कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ब्रेजिंग क्या होता है और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इसी यूनिट में और भी आपको चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपका नया नया जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका जेट मशीन है, जेट कटर मशीन है, FOM है, FOS है, ये सब मशीन के बारे में हम लोग जो एडिटिव टेक्नोलॉजी के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ जो मशीन आया है उस मशीन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद
आपका ये यूनिट नंबर जो 4 था वो आपका द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम लोग अगले यूनिट में प्रवेश करेंगे। और अगला यूनिट जो आपका आएगा वो यूनिट नंबर 5 है, इसका नाम है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन कहने का मतलब है कि आपका पावर जो डेवलप हो रहा है वो पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करना रहता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इंजन में ब्रेक पावर होता है, और उस ब्रेक पावर को चक्का तक पहुंचाना, कैसे चक्का तक जाएगा भाई, चक्का तक कैसे जाएगा, आप इंजन में ही सोचिए, सिंपल। तो गियर लगा हुआ रहता है, इंजन से गियर अटैच रहता है, गियर इंजन के बाद आपका क्लच रहता है, क्लच से गियर जुड़ा हुआ रहता है, वो पूरा डिटेल्स हम बताएंगे। अब क्लच क्या करता है कि केवल इंजन के साफ्ट, इंजन साफ्ट और गियर को इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। आप क्लच ले लेते हैं तो डिसंगेज होता है, क्लच छोड़ते हैं तो इंगेज होता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू करता है। मतलब इंगेज मतलब जुड़ना, डिसंगेज मतलब एक तरह से आपका जुड़ा हुआ खत्म होना, मतलब जुड़ाव खत्म होना, डिसंगेज, समझ गए। तो जब आप क्लच पकड़ते हैं, मतलब क्लच आप लेते हैं, तो इंजन और गियर के बीच में डिसंगेजमेंट होता है, मतलब वो जुड़ता नहीं है, मतलब जुड़ाव खत्म होता है। और पावर जो इंजन आपका चल रहा है और गियर तक पावर नहीं जा रहा है, तो गियर तक पावर नहीं जा रहा है तो गियर आगे नहीं बढ़ा रहा है, आगे नहीं बढ़ा रहा है तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही क्लच आप छोड़ते हैं तो आपका गियर और इंजन जो है जुड़ जाता है, इंगेज हो जाता है, और इंगेज होने के बाद आपका गाड़ी जो है आगे बढ़ना शुरू कर देता है, समझ गए। तो ये आप गियर के द्वारा कर सकते हैं, आप गियर के द्वारा कर सकते हैं, ये गियर का गियर ड्राइव हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चेन, आप साइकिल चलाते हैं तो जहां पे पैंडल मार रहे हैं पावर तो वहीं पे डेवलप हो रहा है, जहां पे पैंडल मार रहे थे वहीं ना पावर डेवलप हो रहा था, और उसको पिछला चक्का तक आप कैसे पहुंचा रहे थे, तो इसी चेन के माध्यम से तो पहुंचा रहे थे भाई, इसी चेन के माध्यम से तो पहुंचा रहे थे, तभी तो आपका साइकिल आगे बढ़ रहा था। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जो इंजन में पावर होता है, उस इंजन में पावर को पिछला चक्का तक लाने के लिए क्या यूज किया जाता है, चेन का इस्तेमाल किया जाता है। आप रोप का भी इस्तेमाल, ये बेल्ट का भी, रोप का भी इस्तेमाल देखे होंगे आप, इंजन गांव में देखे होंगे, आपका मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है, वहां पे पावर है और उस पावर को आटा चक्की वाला तक पहुंचाना है तो उसको बेल्ट के थ्रू पहुंचाते हैं, है कि नहीं। तो ये सब पावर ट्रांसमिशन का इक्विपमेंट है, गियर है, चेन है, बेल्ट है, समझ गए। ये सब पावर ट्रांसमिशन करने वाला डिवाइस है, पावर को एक जगह से दूसरे शाफ्ट तक, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर को डिलीवर करेगा, पावर को पहुंचाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, समझ गए, चेन ड्राइव में क्या होता है, और आपका गियर ड्राइव में क्या होता है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग को जनरली पढ़ना है। और उसके बाद इसी यूनिट में आगे एक कपलिंग के बारे में पढ़ना है। कपलिंग में आपका मफ कपलिंग है, फ्लेंज कपलिंग है। यहाँ पे हम लोग को फ्लेंज कपलिंग का फोटो दिखाए हैं। कपलिंग का मतलब है कि फ्लूइड फ्लो करने वाला जो है उसको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं, यानी कि इसको कैसे जोड़ा जाएगा, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से पाइप लगा हुआ है, इसको ऐसे ज्वाइंट आप देखे होंगे, एक कपलिंग है। कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग पावर ट्रांसमिशन में ही पढ़ेंगे, समझ गए। और इसी यूनिट में हम लोग को आगे जो पढ़ना है वो कुछ कुछ और चीजों के बारे में पढ़ना है, जैसे आपका फास्टनिंग डिवाइस के बारे में पढ़ना है। फास्टनिंग डिवाइस मतलब जोड़ने वाला डिवाइस, जिसमें नट बोल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये वाला आपका नट बोल्ट जो ये लगा हुआ है ना, ये वाला, ये और ये, तो ये आपका ऐसे लगा हुआ रहता है। तो ये आपका जो होता है, ये जो आपका होता है, ये आपका जो होता है ऐसे, ये आपका क्या होता है, और ये आपका जो लगने वाला रहता है ऐसे, ये जो लगने वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो होता है आपका बोल्ट होता है, बोल्ट होता है, और ये आपका छोटा वाला जो रहता है वो आपका नट होता है। तो नट और बोल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए कि नट और बोल्ट कैसे काम करता है, किस तरह से चीज़ों को जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी के बाद आपका यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगा। और ये आपको यदि ये क्लास अच्छा लग रहा है, आप वीडियो जहां भी देख रहे हैं और आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा और पूरा सिलेबस को आप डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना है क्या, टेक्निकल क्लासेस का प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का यहाँ पे फीचर्स बताया गया है, फीचर्स मतलब उसकी खूबियों को बताया गया है, हमारा क्लास कैसे चलता है, क्या है। तो सभी कक्षाएं जो है, सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर लाइव चलता है। ये अभी तो आपके रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, ये जो बाकी इसके बाद जो क्लास चलेगा वो सारा लाइव क्लास चलेगा, मतलब इंटरेक्ट। आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे और उसको सोल्व आउट करेंगे, सोल्व करेंगे
क्या दिक्कत है, उसकी दिक्कत को, परेशानियों को, जैसे आप कोई टॉपिक नहीं समझ रहे हैं तो उसको हम समझाने का काम करेंगे। सभी विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा पठन पाठन, यहाँ जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है वो पांचों सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट हैं, वो उस विषय के बारे में बेहतर जानते हैं और वो आपको टीच करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, तो अपने सब्जेक्ट में सब जो है बेहतर बताएंगे। उसके बाद लेक्चर के दौरान डाउट सॉल्विंग, हमने आपको जैसा कि बताया, आप कमेंट करके आपको कोई डाउट होता है, आप कुछ भी पूछते हैं तो उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा, तुरंत आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद भी यदि आपको डाउट रह जाता है तो आप फोन कॉल पे या किसी भी तरह से आप मदद ले सकते हैं, आप मिल करके भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में पढ़ते हैं, फिर भी आप कभी सैटरडे संडे को यदि समय आपके पास है और आप पटना आकर के, ये क्लास पटना में चलता है, तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। नहीं आपको समय है तो आप फोन पे, वीडियो कॉल पे आकर के आप बात करके पूछ सकते हैं। टीचर जो है 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब हो गया कि आप जो है मतलब जैसे कोई वीडियो आपका छूट गया तो उसको बाद में भी आप देख सकते हैं। जैसे आप क्लास लाइव में नहीं जुड़ पाए, बाद में आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। VOD का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड, मतलब डिमांड पे आपको वीडियो दिया भी जाएगा। उसके बाद प्रत्येक क्लास का PDF नोट्स, जो यहाँ पे PDF जनरेट होगा, हम जो यहाँ पे पढ़ाएंगे वो PDF जनरेट होगा, वो PDF आप तक पहुंचेगा। उसके बाद है SBT एग्जाम की तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास, ये आपका ब्रह्मास्त्र क्लास है। ब्रह्मास्त्र क्लास का मतलब लास्ट, कि आप जो है कैसे आपका नैया यहां से पार होगा, ये हम लोग करके देते हैं कि आप कैसे इस सेमेस्टर में पास होइएगा। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे ना भाई, जो 9th 10th 11th 12th जो भी आप किए होंगे, वो एक अलग लेवल का पढ़ाई था। आप अभी टेक्निकल फील्ड में प्रवेश किए हैं, टेक्निकल फील्ड में आए हैं, यहाँ का पढ़ाई अलग है और यहाँ जो है स्मार्ट तरीका से काम करना पड़ेगा। आप यदि ये सोच रहे हैं कि अरे यार बिना पढ़े तो 10th पास कर गए, 9th पास कर गए, बिना पढ़े पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा भी निकाल लिए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ करके तो सेमेस्टर भी निकल जाएगा, तो इस भूल भुलैया में आपको मत नहीं जीना है। यहाँ आपको स्मार्ट तरीका से काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र क्लास यहाँ पे लास्ट में हम देते हैं कि आप परीक्षा के दौरान कैसे स्मार्ट तरीका से काम करें, किस तरह का सवाल आता है उससे आपको रूबरू करवा दिया जाता है। आप पहचानने लगते हैं कि इस तरह का सवाल आता है तो हमको कैसे इसका जवाब देना है, तो यहां से आप सीखते हैं और बेहतर नंबर, जैसे जो पास होने वाला है उसको और बेहतर नंबर आ जाएगा, जो फेल होने वाला है वो पास हो जाएगा, तो ये फायदा मिलता है। तो ये आपका ब्रह्मास्त्र क्लास है। लैपटॉप में क्लास देखने की सुविधा, आप मोबाइल में क्लास देख सकते हैं, लैपटॉप में भी क्लास देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। EMI पर पेमेंट करने की सुविधा, ऐसे तो पेमेंट हम लोग का बहुत नॉमिनल फी होता है, बहुत कम फी में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उस फी को देने में आप असमर्थ हैं तो EMI मतलब समझते हैं इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब आप मंथली में या 3-4 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट को कर सकते हैं, तो ये आपको सुविधा दिया गया है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो ये हेल्पलाइन नंबर है टेक्निकल क्लासेस का, इस नंबर पे आप कॉल करके बेहिचक, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी आपके कॉल को रिसीव करेंगे वो लोग बेहतर वातावरण में आपसे बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे। आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटेक्निक लाइफ में आपको किसी तरह का दिक्कत होता है, किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, आप यहां पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हर तरह का जानकारी आपको मिल जाएगा और हर तरह के चीजों के बारे में आपको पता भी चल जाएगा। ये आपका स्लोगन है टेक्निकल का क्लासेस का, पढ़ो वहीं जहां लाइव क्लास में पूछने की आजादी हो, मतलब लाइव क्लास में पूछने की भी आपको आजादी हो। और एक स्लोगन हमारे तरफ से चलता है, हम अक्सर बोला करते हैं कि पढ़ने के लिए यदि आप जिस थाली में खाते हैं वो थाली को भी यदि बेचने की जरूरत पड़े कि ये थाली भी बेच देना है तो आप हाथ पे खाइए, हाथ पे खाइए, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण कीजिए। ये बात है, समझिए, मतलब आपका थाली यदि बिक रहा है पढ़ने के लिए तो थाली को भी बेच दीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। समझ रहे हैं? तो इस बात को आप समझिए और क्लास को आगे हम लोग जो है कंटिन्यू तो करेंगे। उससे पहले आप टेक्निकल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, इस तरह का लोगो मिल जाएगा, आप लोगो से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का लोगो को देख करके यही वाला टेक्निकल क्लासेस को डाउनलोड करना है और उसके बाद फिर आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो नंबर आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, नंबर यहाँ दिया हुआ भी था, आप उस पर बात करके आप उसको सोल्व कर सकते हैं, क्या दिक्कत है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आज इतना ही, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग आगे के क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए जोश, नए जज्बात और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।